welcome to Ground Rules, a show that brings to you a flavor of India's political grassroots right here on Lok Sabha TV. From the constituency to the Lok Sabha, here is a show that combines several factors in one place. First of all, what does the idea of democracy mean to the people in whose name we rule? Secondly, what is the vision of the Member of Parliament recently elected to the 15th Lok Sabha? Indeed, what is the mandate of the constituency which he now represents in the House, or which she now represents in the House? What's new about the promises she's made to the people back home, on the ground, and how does she fulfill them over the next 5 years? And last of all, as we measure ground-level challenges, here is the question. What are the various threads that connect the hopes of the constituency to the grand idea of the Democratic Republic, to the idea of India? To answer all these questions and more, I have with me here today in the studio Bhavna Gawali Patil, the Shiv Sena MP from Yavatmal Washim in Maharashtra. भावना जी, आपका लोकसभा टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। भावना जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी, ये तीसरी बार आप चुन के आई हैं यवतमाल वाशिम से। खैर, पिछले 2 बारी तो आपकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो वाशिम क्षेत्र था। इस बार डिलिमिटेशन के बाद कुछ बदल गया है, लेकिन ये बताएं, अब 1999 से अब 2010 की बात है, अब 11 साल हो गए आपको एमपी हुए, तो क्या लगता है आपको पहले इलेक्शन और इस चुनाव के बीच जो इतना आपको जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब हम 99 में चुन के आए थे तो तब हम किसी पद पर पहले नहीं रहे थे। जैसे जिला परिषद में नहीं थे, असेंबली में नहीं थे, डायरेक्ट हम एमपी बन के आए। और तो उस समय आपकी जो उम्र थी भी बहुत ही कम थी, करीब 25 साल की उम्र थी। राइट। तब हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे कि अभी काम करना है, बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा में हम आए हुए हैं, तो अभी ये क्षेत्र की जो समस्या है वो कैसी रखे, क्षेत्र के जो प्रश्न है उसे हम कैसा पूरा कर पाए, तो ये सारी चीजें हमारे सामने थी। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में तय थी कि हम सांसद बने हैं तो हमें बहुत कुछ करना है, और हम लगे काम के ऊपर। और उसके बाद में जो मेरे क्षेत्र का पहला जो काम था रेलवे का, बहुत दिनों से लोगों की मांग थी, तो उसे 99 में हमने सैंक्शन करवा लिया। और उस वक्त भी ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर थी। जी बिल्कुल, आप ही की एनडीए की सरकार में। जी, तो सैंक्शन करवा लिया और करीबन 7 साल वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए हमें लगे। उसके बाद में नीतीश कुमार आए, उसके बाद में लालू जी आए। 7 साल लगे एक रेलवे लाइन को बिछाने के लिए? जी, क्योंकि बजटरी प्रोविजन जो होना था वो जल्दी नहीं हो पाया, कुछ ज्यादा नहीं हो पाया, और उस कारण थोड़ा सा वो डिले हो गया, तो उसको थोड़ा समय लगा। लेकिन आज क्षेत्र की जनता खुश है कि वहाँ पर रेलवे आई है, रेलवे बनी है, डेवलपमेंट होगा। तो हमारे सामने जो चैलेंजेस थे उसे हमने स्वीकारा, हमने काम किया, और लगातार आज 10-11 साल हो रहे हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा वाशिम क्षेत्र था तब थोड़ा सा छोटा क्षेत्र था, डिलिमिटेशन के बाद में थोड़ा अभी ये क्षेत्र बड़ा हुआ है। लोग नहीं कहते थे कि आप इतनी कम उम्र के थे कि आप किस तरह से काम कर पाएंगे, लोग कहते थे इस तरह से? जी, ऐसा था कि जब हम चुन के आए तो बोले लोग, थोड़ा सा ये था कि ये लड़की काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन हमने ये सिद्ध करके दिया। उसके बाद में लोगों ने हमको 2004 में चुन के दिया, फिर अभी 2009 में हम 2009 का जो चुनाव था वो तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चुनाव रहा। राइट, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद में यवतमाल वाशिम ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं, मैं आपके कांग्रेस जो आपके जो राइवल थे कांग्रेस उम्मीदवार राठौर जी, उनके बारे में बात कर रही हूँ कि वो पहले बीजेपी में थे, आप ही के अलायंस में थे, फिर वो वहां से हटकर फिर कांग्रेस पार्टी में आए और वो फिर आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। जी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे। मेरा क्षेत्र नया भी था यवतमाल, तो भी अच्छे वोट वहाँ से मुझे मिले, और लोगों को ये उम्मीद थी कि जैसे मैंने पहले 10 साल में काम किया वाशिम में, उसी तरह का काम मैं यवतमाल में करूंगी। मेरा कोई पहले से काम नहीं था वहाँ पर, लेकिन तो भी लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट मुझे दिया, और आज मैं मेरे पूरे क्षेत्र में अभी यवतमाल वाशिम दोनों डिस्ट्रिक्ट में अभी काम कर रही हूँ। देखिए, यवतमाल का जो नाम आता है हमेशा फार्मर्स सुसाइड के लिए प्रसिद्ध है, और इसके लिए अभी ये चैलेंज भी हमारे सामने बहुत बड़ा है। जहाँ विदर्भ की बात है, विदर्भ में कॉटन का फसल होता है, कपास का उत्पादन होता है,
तो वहाँ के जो फार्मर्स है वो चाहते हैं कि जो हमें भाव मिल रहा है, केंद्र सरकार ने हमें जो भाव दिया है उससे हमारा निपटारा नहीं होगा, वो हमें अच्छा भाव नहीं मिला है। तो लोगों की ये भी मांग थी कि हमें अच्छा भाव मिले। तो हमने ये आवाज भी हाउस में उठाई थी कि भाई देखिए, गन्ना किसानों के लिए तो सारी संसद बंद ठप्प हो जाती है, बंद होती है, लेकिन जहां विदर्भ में आत्महत्या हुई है, जहां पर किसान मरे, वहां पर हम लोग उनके कपास को भाव नहीं दे पा रहे। तो ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि विदर्भ से ये सिलसिला शुरू हुआ था, तब जाके पूरे किसानों को जो कर्जा माफी का जो घोषणा किया था गवर्नमेंट ने, तो वो हुआ था। तो फिर विदर्भ के जो किसान है, जो चाहते हमारे कपास को अच्छा भाव मिले, उनको भाव क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हमने ये मांग रखी थी कि 4,000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को। तो क्या जवाब मिला आपको? नहीं, देखिए, उन्होंने पहले ही बोला कि हमारे पास हमने 3,000 भाव दिया है और ये सारा तय होता है, पहले से ही अच्छा भाव हमने दिया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं समझ रही है कि किसानों ने जो सुसाइड किया, किसान आज भी सुसाइड वहां पर कर रहे हैं, तो उनका जो फसल है उनको अच्छी, जब तक हम भाव नहीं देंगे तब तक तो किसान वहाँ के नहीं सुधरेंगे। एक ये जो कपास का जो उत्पादन होता है, इसके अलावा और भी कृषि उत्पादन हो सकता है ताकि एक थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो, सिर्फ कपास का ही नहीं हो उत्पादन? नहीं, वहाँ पर सोयाबीन का भी होता है, लेकिन कपास पहले से शुरू से होता है, बेल्ट है, जैसे गुजरात में, कर्नाटका में। और मिट्टी अच्छी है कपास के लिए। यस, वो जो सॉइल चाहिए, जो चाहिए तो वो है, तो इस कारण वहाँ पर वो फसल होती है। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी इतने आत्महत्या होने के बावजूद भी अब भी जो है लोग उसके सरकार उस आपके जो एरिया विदर्भ की तरफ कम ध्यान नहीं दे रहे? तो वो वही बात है, सीधी मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे विदर्भ के किसानों आत्महत्या की है कि, तो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए था। पैकेज देके छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं, पैकेज दे दिया, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट क्या है? तो गवर्नमेंट को ये भी देखना है, राज्य सरकार को भी देखना है, केंद्र सरकार को भी देखना है। होने के नाते आप क्या इस इशू को के साथ आप क्या कर सकते हैं? मैं ये चाहूंगी, एमपी होने के नाते मैं तो ये आवाज उठा रही हूँ कि किसानों को पहले जो फसल होती है हमारी, उसको तो पहले अच्छा भाव मिले। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि 3,000 नहीं तो हमको 4,000 रुपए प्रति क्विंटल भाव मिले। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने जो बैन लगा हुआ है, जो बैन उसको लगा दिया है, हाँ, एक्सपोर्ट का बैन, तो वो उठा दे, या तो फिर आप भाव हमें दीजिए, या फिर हमारा जो एक्सपोर्ट का आपने बैन लगाया वो उठा दीजिए। क्योंकि हमारा किसान तय करेगा कि हमें यहाँ पर कपास देना है, गवर्नमेंट की एजेंसी को देना है, या बाहर। वो आपको लगता है इससे काफी फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। और ये जो चीनी की लॉबी के बारे में बात कर रही थी जी, तो इसके मुकाबले में, हाँ, देखिए, ऐसा है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो शुगर बेल्ट, उसे शुगर कैन बेल्ट कहलाती है, उसमें तो सारे लोग, स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे आपको पता है, पवार साहब है और वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर देखिए फंड बहुत ज्यादा मिलता है, राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। तो उसी तरीके का फंड हमारे विदर्भ के लिए भी दिया जाए, ना कि पैकेज देके हमें छोड़ दिया जाए, उसमें और भी कुछ डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि जो विदर्भ क्षेत्र के सारे एमपीज को एक साथ जोड़कर अक्रॉस पार्टी लाइंस, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के पास जाके कोई, या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर परवाज साहब के साथ, तो इस तरह से एक अगर आप लॉबी करेंगे, एक इनिशिएटिव अगर आप सामने रखेंगे सरकार के, तो फिर आपको देखिए, हमने नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, देखिए, हमने पिछली बार भी हम सांसद मिलके, शिवसेना भाजपा के सब सांसद मिलके प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे, और उस वक्त बात हो रही थी कि किसानों का जो कर्जा है वो कर्जा माफ किया जाए, है ना। तो उसके लिए हम सब लोग मिले थे, और उसके बाद में बहुत ज्यादा आवाज भी महाराष्ट्र से शिवसेना बीजेपी ने उठाई, और उसी का नतीजा है कि ये बात सरकार तक पहुंची और उसे हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। तो ये बात हमने की है, आगे भी जाके हमें ये बात करनी पड़ेगी, और हम इकट्ठा होकर जरूर इसमें काम करेंगे। भावना जी, मैं आपको महिला विधेयक की तरफ ले जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूछूंगी, आप अपना भावना गवली आप अपने आप को बुलाती हैं, तो आप शादीशुदा तो हैं, तो आप अपने हस्बैंड का नाम नहीं रखती? नहीं, एक्चुअली देखिए, ऐसा है कि जब मैं एमपी बनी थी तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो लोग मुझे भावना गवली से नाम से ही जानते थे। तो मेरी अगर ये लोग मुझे वो नाम से जानते हैं, तो मुझे नाम बदलने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छा कहा। अब ये जो महिला आरक्षण बिल है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, महिला आरक्षण बिल के बारे में हमारे पार्टी प्रमुख बाला साहब जी है, उनका सीधा ऐसा राय है
कि जो भी आरक्षण देना है वो पार्टी लेवल पर हो। पार्टी तय करे कि ये महिला को हमें टिकट देना है, ये महिला को हमको खड़ा करना है और यहाँ ये क्षेत्र हमें महिला के लिए छोड़ना है, ना कि वो आयोग डिसाइड करे। हमारे पार्टी का यही कहना है, महिलाओं को आरक्षण लेकिन राज्यसभा में आपकी पार्टी ने दिया है ना, दिया है, सपोर्ट तो दिया है। हमारा समर्थन तो है ही, महिला जो विधेयक है उसको समर्थन है हमारा, लेकिन जो भी उसमें डिसीजन हो वो पार्टी लेवल पर डिसीजन हो कि किस महिला को देना है। जैसे देखिए मेरे साथ एक हमारी एमपी थी पिछली बार भी, तो उनको भी वो शेड्यूल कास्ट थी तो उनको भी टिकट दिया, मुझे भी टिकट दिया। तो ऐसा नहीं है, पार्टी तय करेंगी कि ये महिला को देना है, ये महिला काम करती है अच्छे से, पार्टी डिसाइड करेगी। तो अब जब लोकसभा में ये बिल आएगा तो क्या आपकी पार्टी इसका सपोर्ट करेगी? देखिए सपोर्ट तो हमारा है ही, लेकिन अभी जो मसला वहां पर उठा है कि एसपी एक कहती है, बीएसपी एक कहती है, और ये जो पार्टी का सबका अलग अलग मत है। एक तो पहले ये बात होनी चाहिए कि पीएम सबको बुलाए, सबकी राय दे, ताकि हाउस में बार बार हल्ला गुल्ला शोर ना हो, और तभी जाके एक राय बनेगी और विधेयक पास होगा। ये तो आपको लगता है कि एक राय बनने की जरूरत है? बिल्कुल। इतना बड़ा जो बिल है तो इसमें तो इट इज ऑब्वियस कि इसमें तो कोशिश तो होनी जरूरी है ना, सबको बिठा के सबका, तभी जाके ये पास होगा, नहीं तो फिर वो लादा तोहफा जाएगा तो उससे भी नहीं चलेगा। सबको साथ लेके, जैसे राज्यसभा में हुआ है, जैसे उन्होंने सब लोगों को साथ में लेके काम किया, तो उसी तरह से लोकसभा में भी हो सकता है। तो क्या लोग कहते हैं कि आपके पिताजी भी वाशिम क्षेत्र से भी एमपी थे, कि क्या लोग कहते हैं कि आप उनकी बेटी होने के नाते इसीलिए आप एमपी हैं? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगी कि मेरे पापा ने मुझे जो सपोर्ट दिया है तभी जाके मैं यहाँ आई हूँ। पार्टी ने सपोर्ट दिया वो अलग बात है, लेकिन घर से सपोर्ट जो मिलना है, जो मेरे फादर का मुझे सपोर्ट मिला, तब मैं चाहती थी कि ठीक है मेरा कुछ हो, मैं कुछ करूँ, लेकिन अलग इसमें करूँ, कोई राजनीति में करूँ ऐसी बात नहीं थी, वो करियर में इसमें करना चाहूंगी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पापा ने जो सपोर्ट दिया है तब जाके मैं चुनाव लड़ पाई, और पार्टी ने बाद में जो सपोर्ट किया है, और अभी पार्टी जो सपोर्ट करती है वो अलग है। लेकिन पापा ने बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट दिया कि नहीं भावना, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्शन लड़ो। इसी कारण मैं आज यहाँ पर हूँ, मुझे लगता है। भावना जी, अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम फिर उसके बाद अपनी चर्चा जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं भावना गवली के साथ, जो शिवसेना की सांसद हैं यवतमाल वाशिम क्षेत्र से। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब कहीं पर जाइएगा नहीं। Welcome back. You're watching Ground Rules and we're in conversation with Bhavana Gavli Patil, the Shiv Sena MP from Yavatmal Washim in Maharashtra. भावना जी, ब्रेक लेने से पहले आप महिला विधेयक के बारे में बता रही थी, तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को एक स्पेशल रिजर्वेशन, एक स्पेशल कोटा मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि जमीन पे भी, जैसे आपने इतना काम किया है ग्रास रूट्स में, उससे भी उनको फायदा हो, और वो जो लोग हैं जो चाहते हैं राजनीति में आने के लिए, उनको फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि महिला के लिए जो 33% का आरक्षण है, जो स्थानिक स्वराज्य संस्था में है, जैसे जिला परिषद पंचायत समिति में है, वैसा ही लोकसभा और विधानसभा में हो, ताकि जो ग्राउंड रूट्स में जुड़ी हुई महिला है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी अपना काम अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से कर पाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि महिलाओं को यह आरक्षण मिलना चाहिए, और मैं इसके फेवर में हूँ। अच्छा, तो जब आप कंस्टिट्यूंसी में, जब आप बिल्कुल ग्राउंड में जब आप काम करती हैं, ग्रास रूट्स में जब आप काम करती हैं, तो क्या आपको लोग क्या कहते हैं लोकसभा के बारे में? एक ये कनेक्शन बन पाता है क्या? नहीं देखिए, आप कि बहुत दूर है लोकसभा, दिल्ली यवतमाल वाशिम से बहुत दूर है। लोकसभा दूर तब रहती है जब सांसद कभी लोगों के पास जाके देखता ही नहीं, तब लोकसभा उनको दूर लगती है। लेकिन अगर सांसद उनके बीच में जाए, सांसद उनके बीच में काम करे, उनको साथ में लेके काम करे, उनकी हर समस्या समझ ले और वो पूरी करने की कोशिश करे, तब मुझे लगता है कि संसद बहुत दूर है, ऐसा लोगों को नहीं लगता। और मैं चाहती हूँ कि हम जैसे यंग लोग हैं, जो अभी नए लोग आए, यंग लोग आए हैं पार्लियामेंट में, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा है
क्योंकि हम लोगों को काम करना है, वो छोटे लोगों के लिए काम करना है, बड़े लोगों के काम करना है, और ये दूरी ना बनी रहे हमारे बीच। छोटा भी लोग हो, छोटा भी आदमी हो, उसके लिए भी वही काम करना है, बड़ा हो उसके लिए भी काम करना है, सब तरह के लोगों के लिए हमको तो काम ये करना काम क्या काम होता है? एक डेवलपमेंट का काम होता है, पार्टी का काम होता है, क्या काम होता है? है। डेवलपमेंट का काम होता है। किस तरह का? जैसे देखिए, हमारे क्षेत्र में अभी पानी की समस्या है, रास्ते की समस्या है, या फिर और कुछ समस्या है, तो उन समस्या को लेके हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो राज्य सरकार के पास में जो हमारे प्रश्न है वो रखना है। फिर जैसे केंद्र में आते हैं, जो दिल्ली में काम आते हैं, वो भी काम करने हैं। तो उनके सारे प्रश्न समझ के वो वहाँ पर रखना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। और शिवसेना के एमपी के होने के नाते क्या कोई आपको लगता है कि एक कोई आइडियोलॉजिकल कोई इंटरेस्ट है पार्टी का जिसको आपको बढ़ाना है या जिसको सामने रखना है? नहीं, देखिए, पार्टी के लिए तो मैं काम करती हूँ। जब भी पार्टी का कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ हमें बुलाते हैं महाराष्ट्र में, तो हम जाते हैं। कुछ प्रचार के लिए जाते हैं। महिला विंग का, मैं विदर्भ का काम देखती हूँ, तो महिलाओं के लिए भी मैं काम करती हूँ। उन्होंने बुलाया तो वहाँ पर भी जाती हूँ। पार्टी के लिए भी काम होता है, प्लस हमारा क्षेत्र भी होता है, क्योंकि लोकसभा के एमपी को थोड़ा सा ये होता है कि उनको क्षेत्र में बहुत समय देना तो पड़ता क्या है। आपको लगता है कि पार्टी के बारे में लोगों की बहुत सी जो फहमियां हैं, गलत कह लीजिए, सही कह लीजिए, कि एक जो डंडे के आधार पर आपकी पार्टी जो है, माफ कीजिएगा, लेकिन कभी कभी काम करती है। नहीं, देखिए, लोगों को ये भी पता है कि डंडे के सिवा कुछ हो भी नहीं सकता। कभी कभी डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हरदम हम डंडा ही निकाले। कभी पैर से भी बात हो सकती है, कभी समझा के भी बात हो सकती है। और हम काम करते हैं तो कभी प्यार से भी बताते हैं, कभी जब शिवसेना स्टाइल में काम करना हो तो वो भी करना पड़ता है। ये क्या है शिवसेना स्टाइल? जो आपने बताया वही है। अच्छा, डंडे वाला। अच्छा, तो ये आप कबूल करते हैं कि डंडे वाला नहीं, कभी कभी करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम हरदम वही काम करेंगे, लेकिन देखिए, बहुत बार ये होता है कि जैसे हमारी सरकार तो राज्य में नहीं, केंद्र में नहीं, और हमें काम कराना है, करवा के लेना है। तो कभी सीधी बात अगर कोई मानता है, ऑफिसर मानता है, तो ठीक ही बात है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कौन सा काम आप करवा के लेना चाहते हैं? देखिए, जैसे लोगों ने हमारे पास कोई समस्या लाई। एक कोई एग्जांपल मैं वही बता रही हूँ। एक एग्जांपल, हमारे पास एक काम लाया उन्होंने कि भाई ये पानी का हमारा प्रॉब्लम है गांव के लिए, और ये हमें आप पानी की सुविधा करवा दीजिए। और हमने जब डीएम को बोला, फिर उसके बाद में बीडीओ को बोला, या जो भी ऑफिसर हो, तहसील लेवल के जो लोग ऑफिसर है उनको बोला, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर हमारे तरीके से भी उनको बताना पड़ता है। किस तरह का तरीका? वही डांट के थोड़ा सा कि भाई क्यों नहीं कर रहे हो। अगर नियम में बैठता है, सब है, आप पानी दे रहे हो, योजना बनी हुई, तो योजना अभी तक पूरी क्यों नहीं की गई। तो इस तरह से भी उनसे बात करनी पड़ती है। ये तो जिस तरह से जो पार्टी वर्कर्स हैं, बहुत से, मैं लीडर्स की नहीं बात कर रही, लेकिन बहुत से जो पार्टी वर्कर्स हैं वो जैसे वायलेंस या फिर तोड़फोड़, इस तरह की राजनीति, क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, देखिए, वायलेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा इशू बन ही जाता है और हो जाता है, तो उसको कौन रोकेगा? एकदम से तो कोई ये नहीं कर पाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टी ने पानी के लिए मोर्चा, मैं पानी पर ही बोलूंगी, पानी के पीने का पानी के लिए मोर्चा निकाला, और वहाँ की जो ऑफिसर्स है वो नहीं मान रहे। तो कभी कभी ये भी हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पावर की बहुत प्रॉब्लम है, बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत बार बिजली के जो ऑफिस है वहां पर तोड़फोड़ होती है, क्योंकि 16 घंटा हमें अगर बिजली नहीं मिलती तो लोग क्या करेंगे? उनको खुद के पीने के लिए पानी नहीं निकाल सकते, उनके खेती के लिए पानी नहीं निकाल सकते, उनके जो जानवर है उनको पानी नहीं दे सकते, तो गुस्सा तो आएगा ना किसी को। तो ये नहीं, तो गुस्से में ही होता है ना। जब सरकार कुछ करेगी नहीं तभी गुस्सा आएगा ना। सरकार अगर वो करेगी, ठीक है, हम समझेंगे कि ठीक है, पावर की 2 घंटा 3 घंटा पावर नहीं है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन 16 घंटा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में बिजली नहीं है तो ये तो होगा ही। और मुंबई में जो इस तरह से जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ये जो फासला, जो आपकी पार्टी के बारे में नहीं, देखिए, हम हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदुत्व को मानने वाली पार्टी है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम कोई मुस्लिमों का बहुत तिरस्कार करते हैं। वो हमारे साथ है, जुड़े, उनके साथ हम भी काम करने की तैयार है, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। और देखिए, मेरा तो ये कहना है, हम यंग लोग हैं, हम जब काम करते हैं तो मैं तो सबके लिए काम करती हूँ, कोई जाति धर्म कोई नहीं। ठीक है, मैं हिंदुत्व को मानती हूँ, हिंदुत्व के लिए हम काम करेंगे, लेकिन जब मैं मेरे क्षेत्र की एमपी हूँ तो मैं सबकी एमपी हूँ। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि ये एमपी हमारे नहीं, तो सबके लिए काम करने की जिम्मेदारी है। मुस्लिम है, चाहे
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो भी हो उनके तो लिए सबके धर्म लिए के आधार पे जब इस तरह की तोड़फोड़ या दंगा फसाद होता है और शिवसेना के बारे में बहुत से इस तरह से कहा भी जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कहा जाता है वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये और नहीं कि कबूल भी शिवसेना, करते हैं लोग। नहीं, शिवसेना सब बैलेंस ही कर रही है, ऐसा थोड़ा ही है। बाकी के लोग भी करते हैं तो शिवसेना का नाम उसमें आता है, और ऐसा भी होता है। जो क्रिकेट की पिच को उखाड़ देना, नहीं, वो जब पाकिस्तान ने कुछ गलत बोला है तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यहाँ नहीं खेलने थे, कि वो बात अलग थी, वो बात थोड़ा सा बहुत साल पुरानी बात थी, वो हुआ था दिल्ली में, तो उस वक्त की बात है, वो क्या था तब हमारी शिवसेना की दिल्ली के। और क्या आपको ये भी लगता है कभी कभी कि जो MNS है, जो राज ठाकरे के लोग हैं, वो क्या आपके पार्टी के एजेंडे को उन्होंने एक तरह से हाईजैक कर लिया? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो उन्होंने मराठी का मुद्दा लेके हाईजैक तो किया है, और उनका ही वापस चल रहा है। देखिए आप, जो टैक्सी वालों का हुआ है या फिर पिटा है, नहीं वो तो ठीक नहीं हुआ, मैं नहीं समझती ठीक हुआ करके। तो क्यों कर रहे हैं वो इस तरह से, और आप उनको कोई सलाह मशवरा करना चाहिए? नहीं, हम सलाह मशवरा क्या करेंगे, वो तो पार्टी के हमारे प्रमुख ये करेंगे, क्या सलाह मशवरा करना है वो हमारा काम नहीं। तो ये क्यों हाईजैक कर रहे हैं आपकी पार्टी का एजेंडा? देखिए, मराठी, महाराष्ट्र में मराठी लोग हैं तो मराठी के लिए काम करना है, वो पहले भी शिवसेना में जुड़े हुए थे, तो नेचुरली। तो ये जो मराठी मानुस का जो ये एक एजेंडा है, ये बहुत लिमिटेड एजेंडा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, लेकिन हमारी जो पार्टी थी तो वो स्टेट लेवल की पार्टी, तो मराठी को लेके काम पहले शुरू किया है। शिवसेना प्रमुख हमारे बाला साहब जी ठाकरे जी ने भी काम शुरू किया था, तो वो मराठी लोगों को लेके काम शुरू किया था, और रीजनल पार्टी होने के नाते तो आप एक्सपैंड भी करना चाहेंगे अपनी पार्टी को? नहीं है, कुछ राज्यों में है, लेकिन रीजनल पार्टी है तो फिर कंसंट्रेशन तो महाराष्ट्र में होगा। तो ये जो मराठी मानुस का एजेंडा है, ये ठीक लगता है आपको? ये पहली प्रायोरिटी तो मराठी मानुस को ही है ना, पहला तो प्रायोरिटी उनको ही देना पड़ेगा, मराठी लोगों को, फिर बाकी लोग आएंगे, तो वो तो अभी रह ही रहे लोग, बाकी नहीं है, ऐसे थोड़ी बात है, लेकिन मराठी को पहला प्रेफरेंस। तो अगर मराठी का जो पहला प्रेफरेंस वाली बात है, अगर ये MNS की पार्टी ने, राज ठाकरे की पार्टी ने ले लिया है, तो आपकी पार्टी की क्या स्पेशल पॉलिसी क्या रहेगी? उन्होंने ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम मराठी लोगों के लिए काम करना छोड़ देंगे। उन्होंने हाईजैक किया है, कुछ तरीके से उन्होंने वो थोड़ा सा हाईलाइट किया है इशू, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा मराठी का एक छोड़ेंगे और हमारा हिंदुत्व का काम हम छोड़ेंगे, वो तो हम तो करते रहेंगे। और आपके क्षेत्र में ये जो मराठी मानुस और इस तरह की बातें भी होती हैं, लोग बात करते हैं इसके बारे में? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्षेत्र में इतना नहीं होता, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र मराठी लोगों का है, तो वहाँ हमारे क्षेत्र में होता है कि कौन सा MP कितना काम करता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, कितने जल्दी लोगों को मिलता है, यानी उसे कोई भी समस्या हो तो वो कैसे हल करता है, उस पर ये होता है। और हिंदुओं, और जैसे कहते हैं कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर वोट मिलते हैं लोगों को, सांसदों को? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत तो होता रहता है। हर पार्टी का एक वोट बैंक होता है, जैसा कांग्रेस का अलग होगा या फिर उसका होगा, तो हम हिंदुत्व के लिए काम करते तो हमें वो वोट मिलते भी है। तो हिंदुत्व के लिए अगर आप काम करते हैं, तो इसका क्या मतलब कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करते हैं? भारत में रहने वाला हर एक हिंदू ही समझो, हिंदू ही है। तो यवतमाल वाशिम में हिंदुत्व का किस तरह के एजेंडा को आप नहीं, देखिए, वो तो पार्टी लेवल का पूरा काम है, केवल मैं क्षेत्र में काम करूंगी ऐसी बात नहीं है, वो काम करना है तो सबको लेके ही काम करना पड़ता है, हिंदू हो चाहे और कुछ हो, क्रिश्चियन हो या फिर मुस्लिम हो, तो सबको लेके ही काम करते हैं। और मैं तो ये आपको कहना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। कभी कभी उनको भी आश्चर्य होता है कि हमारी सांसद शिवसेना की है, आएंगे कि नहीं आएंगे हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मैं जाती हूँ, वो बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, कोई डिनाई नहीं करते कि भाई नहीं। आपको नहीं लगता कि मुझे नहीं, वो दूरी वो बनाए ना, मैं तो सांसद हूँ उनकी, मुझे जाना है उनके पास, वो चाहे क्या जो भी समझे, उन्होंने बुलाया है तो मैं जाऊंगी, प्रोग्राम करूंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, अमन हो, अच्छे शांति से सब काम हो, और होता है, लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, और बस उनके सपोर्ट पर मैं जितना ज्यादा काम कर सकूं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। भावना जी, आपका लोकसभा टीवी में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। I'm afraid we'll have to leave it there. You've heard this very, very interesting young MP from Yavatmal Washim, Bhavna Gavli. She's a Shiv Sena MP from that constituency. Please write to us and let us know what you think about this program on groundrules.lstv@gmail.com. This is a weekly show with elected members to the Lok Sabha. So please let us know what you think.
And thank you so much for watching.